जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी डेमो क्लास है किस पे जी, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 पे। ठीक है ना, पाकिस्तान पिनल कोड 1816 पे डेमो क्लास है हमारी। तो इसमें जो आपके सिलेबस में है वो ये है जी, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 16, चैप्टर 16A, चैप्टर 17। ठीक है ना, ये है। ये बारी बारी हम आपको बेरक भी पढ़ाएंगे और आपके साथ एमसीक्यूज भी करवाएंगे इंशाल्लाह, और ये काम आपका बहुत आसान कर देंगे। आइए हम इसको शुरू करते हैं। मैं अपना तारुफ करा दूं। जी, मैं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी बोल रहा हूँ रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से। ठीक है, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से। तो हम एडीपीपी की भी तैयारी करवाते हैं, डीडीपीपी की, सिविल जज, लैट, कैट, एलिबिलिटेशन सब की तैयारी करवाते हैं। तो आप हाँ कोई भी इनमें से सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे 0303753456 पे रब्ता कर सकते हैं जी। आगे चलते हैं जी। आइए हम अपने डेमो क्लास पे आते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 1860 1860। ठीक है ना, 1860 आपने याद रखना है। चैप्टर 2 जो आप सिलेबस के मुताबिक ये देखें, मैंने बताया था चैप्टर 2 जो हम इस पे आप डेमो क्लास देंगे। ठीक है, आपको जनरल जनरल एक्सप्लेनेशन है ये, इसको डेफिनेशन वाला चैप्टर भी कहते हैं। आप इसको डेफिनेशन भी कर लें, डेफिनेशन। ठीक है ना, डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस वाला भी ये चैप्टर इसको कह सकते हैं। एक जनरल एक्सप्लेनेशन मतलब कि जनरल कुछ वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ, उनका पूरी यानी कि जो पाकिस्तान पिनल कोड होगा उसमें मतलब यही लिया जाएगा जो इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है ये आपका दूसरा चैप्टर, डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। जो सब सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन जो चैप्टर आगे जो दिया हुआ है ना जी, चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शंस, उसके मुताबिक समझा जाएगा। उसने कहा जितनी भी डेफिनेशन इस चैप्टर में दी हुई है उनको एक्सेप्ट मतलब इस कोड में दी हुई है, पूरे कोड में, पाकिस्तान पिनल कोड में, उनको जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन वाला जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर दिया हुआ है उसके मुताबिक उसको साथ पढ़कर समझा जाएगा। ठीक है ना जी, ये आपने याद रखना है। इस आर्टिकल जो सेक्शन 6 है ना, इसमें सिर्फ इतनी ही बात है, लेकिन इसको मैं रीड कर देता हूँ। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब उसने कहा कि ऑफेंस की हर डेफिनेशन को इस पूरे कोड में, एवरी पिनल प्रोविजन को, एवरी ऑफेंस को, ठीक है ना, एंड एवरी इलस्ट्रेशन को, एंड एवरी सच डेफिनेशन एंड पिनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड, उसको समझा जाएगा सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन इन द चैप्टर इंटाइटल जनरल एक्सेप्शंस। कौन से चैप्टर में? जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर में है। हाँ, एक्सेप्शन जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 4 है, मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन वाला। ठीक है ना, इसमें जो है उसके साथ यानी कि जितनी भी डेफिनेशन है जनरल, उसकी पिनल प्रोविजन है, इलस्ट्रेशन है, उनको सारा जो समझा जाएगा, उसका मतलब समझा जाएगा वो जनरल एक्सेप्शंस को सामने रख कर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। थ्रू दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन। तो उसने कहा दोज एक्सेप्शंस, हाँ कहता है कि हाँ अगरचे अगर वो जो एक्सेप्शंस हैं इस डेफिनेशन वाले चैप्टर में रिपीट नहीं की गई, ना ही पिनल प्रोविजन की गई और ना ही इलस्ट्रेशन, तो उनको क्या किया जाएगा, सॉरी, जनरल एक्सेप्शंस वाले चैप्टर को सामने रखकर इन जो तमाम जो ऑफेंस की डेफिनेशन है, हर ऑफेंस की डेफिनेशन को, उसकी पिनल प्रोविजन को, उसकी जनरल इलस्ट्रेशन को क्या किया जाएगा, जनरल एक्सेप्शंस के मुताबिक समझा जाएगा। ये आपने क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी, इसका एमसीक्यूज कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पिनल प्रोविजन, हमने ऊपर दूसरी दो, तीसरी एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन एंड पिनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल subject to the exception contained in the chapter general exception, subject to the exception। आपने ऊपर पढ़ा है subject to the exception, ये देखिए पढ़ा ना, मैं हाईलाइट कर दिया। इसके मुताबिक यानी कि वो उसको अंडरस्टूड किया जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन एक्सेप्शन आएगा। ए ऑप्शन ठीक है जी, इसका ए ऑप्शन क्या है, ठीक है। आगे भी अब इसमें कोई भी आप एमसीक्यूज मैं इसको फिल करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, अभी आगे चलते हैं जी। या इसमें आप लिख लें सब्जेक्ट टू द रूल्स या ऑर्डर कर लें। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लगाना है ऑर्डर।
ऑर्डर्स। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन क्या है, ए जो है वो ठीक है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ए पे आप क्लिक कर लेते हैं। आगे इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। द सेक्शंस इन दिस कोड, जो उसने कहा जो सेक्शन जो है इस कोड में, विच कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस की डेफिनेशन पर मुश्तमिल है, डू नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं करते, नहीं बताते दैट अ चाइल्ड अंडर द 10 ईयर्स ऑफ द एज, पहले पुराने में 7 ईयर्स है, अब आपने 10 ईयर्स कर लेना, अमेंडमेंट आ चुकी है, 10 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस, कि जो बच्चा 10 साल से कम उम्र का होगा वो ऑफेंस कमिट नहीं, वो ऑफेंस के, अगर उससे कोई ऑफेंस हो जाता है जो कि आम तौर पे ऑफेंस है, लेकिन वो क्या है, वो ऑफेंस ऐसे समझा जाएगा उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया। बट द डेफिनेशंस आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस। ये जो जनरल एक्सेप्शन है ना, चाइल्ड अंडर द 10 ईयर्स ऑफ एज, ये जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर में है, ठीक है ना। तो जो डेफिनेशन है ना ऑफेंस की, वो इसके मुताबिक उसको पढ़ के समझा जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई ना, सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शन व्हिच provide that nothing shall be an offense which is done by the child under the 7 years, नहीं under the 10 years, ये आपने सही कर लेना है, under the 10 years, ठीक है, under the 10 years of age। अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अगर ऑफेंस करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या जनाब, वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय द चाइल्ड अंडर द 10 years of age। आइए अब कर लेते हैं इसका एमसीक्यूज नंबर 2। द सेक्शन इन दिस कोड which contains definition of the offenses do not express that a child dash cannot commit such offense under the 10 years of the age। जो child 10 years of the age है, 10 years, तो वो क्या करेगा, वो offense commit नहीं कर सकता। but the definition are to be understood subject to the general exceptions which provides that nothing shall be an offense which is done by the child under the 10 years of age। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक करने वाला तो मैंने कर दिया। मतलब क्या जाएगा, अंडर 10 years ऑफ द एज वाला ऑप्शन इसका ठीक है। मैं इसको बाकी जो आंसर फिल कर देता हूँ। आप इसमें से कोई भी आप ठीक कर लें, एक ही ठीक कर लेते हैं, बाकी यहाँ पे आप 7 कर लें, 7 years ऑफ द एज, यहाँ पे आप कर लें 6 कर लें, ठीक। तो ये 6 years ऑफ द एज, तो ऑप्शन क्या है, 10 years ऑफ द एज, मतलब वो 10 साल से कम होगा, वो हमने ऊपर पढ़ा है, एमसीक्यूज बनाकर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया और समझा भी दिया। आगे चलते हैं जी, बी इलस्ट्रेशन। मैं आपको इलस्ट्रेशन भी पढ़ाऊंगा, आपको एग्जांपल्स भी पढ़ाऊंगा, और आपको बेयर एक्ट जो है उसके सेक्शन वो भी पढ़ाऊंगा, सारे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। आपको सब बेयर एक्ट भी समझ आएगा और आपका एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे, लॉ गैट का पेपर भी क्लियर होगा। ए अब पुलिस ऑफिसर है, ठीक है ना, विदाउट वारंट क्या करता है, एप्रीहेंड्स जी को गिरफ्तार कर लेता है। हु हैज कमिटेड मर्डर, जिसने मर्डर कमिट किया है, ठीक है ना। हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस ऑफ द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब ए जो है इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मतलब कि अब अगर फॉर ही वाज बाउंड बाय द लॉ टू एप्रीहेंड जी, बात यहाँ पे आपको समझ आई। उसने क्या किया, पुलिस ऑफिसर है विदाउट वारंट, वो क्या करता है, विदाउट वारंट उसने क्या किया, एप्रीहेंड किया, हु हैज कमिटेड मर्डर, जिसने मर्डर कमिट किया उसको विदाउट वारंट वो गिरफ्तार कर लेता है। हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उसने रॉन्गफुल कन्फाइन किया जी को, लेकिन उसने कोई गिल्टी ऑफेंस कमिट नहीं किया। फॉर ही वाज बाउंड बाय द लॉ टू एप्रीहेंड जी, कि वो तो बाउंड था बाय लॉ के जी को एप्रीहेंड करता, गिरफ्तार करता, एंड देयरफॉर the case falls within the general exception which provide that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it। मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर, उसने कहा है कि ये एक जनरल एक्सेप्शन में है कि अगर एक बंदा जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, वो अगर बाउंड बाय लॉ है कि वो उसने बाउंड बाय लॉ को एक्ट करना है, अगर वो करता है उसमें वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, उसको करने के लिए बंद है बाय लॉ, तो वो करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3, इसका बाद एमसीक्यू नंबर 3 करते हैं। अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स जी हु हैज कमिटेड मर्डर,
Here A is not guilty of the offense of the wrongful confinement, for he was bound by the law to do apprehend Z. And therefore, the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by law by a person to by person who is bound by law to do it, who is bound by law to do it. ये आ जाएगा who is bound by law to do it. ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका जनाब सी जो है ना वो ठीक है. Who is bound by law to do it, who is bound by रूल्स कर लें, who is bound by ऑर्डर कर लें, who is bound by law, ये वाला ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक है आपका. ठीक है, आगे सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, ये आपने नहीं करना, ये आप छोड़ दें. ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है. आगे जी 8 जेंडर, जेंडर को डिफाइन कैसे करता है. जेंडर द पर्सन द प्रोनाउन ही, जो कहता है कि जो ही प्रोनाउन जो है ना, अगर वकार है ये नाउन है और उसकी जगह पे वकार की जगह पर अगर ही यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन हो जाएगा ना, हमने इंग्लिश में पढ़ा था. द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव, जितने भी इसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है ना, आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन, आर यूज फॉर एनी पर्सन, मतलब एनी पर्सन, वो ही के लिए भी, शी के लिए भी, मेल के लिए, फीमेल के लिए भी ही यूज ही किया जाएगा. वेदर में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. ठीक है ना, उन सब के लिए इस कानून में अगर यहाँ पे ही यूज हुआ है उससे ये भी मुराद दिया जाएगा कि मेल के लिए भी यूज किया जा रहा है और फीमेल के लिए भी यूज किया जा रहा है. ये आपने इसको याद रखना है. 8 जो है वो जेंडर को डिफाइन करता है, 8 जेंडर को डिफाइन करता है. ही जो है वो तमाम डेरिवेटिव्स उसके जो बनते हैं, मतलब को वो चाहे शी हो, चाहे वो क्या हो, चाहे ही हो, चाहे वो दे हो, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, सब के लिए क्या है, उसने ही अगर यूज किया गया पूरे कानून में तो उसको सही समझाएगा ये सब के लिए है. ठीक है. एमसीक्यू नंबर 4, द प्रोनाउन डैश एंड इट्स डेरिवेटिव्स यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल. क्या कौन सा अभी ऊपर पढ़ा है हमने. द प्रोनाउन ही आएगा. यहाँ पे आप लिख दें शी, यहाँ पे आप लिख दें जनाब दे लिख दे, तो क्या आ जाएगा, ही आएगा. ऑप्शन आपका ही ठीक है. इसको हाईलाइट भी कर देते हैं इसको. ठीक है ना, ही बी ऑप्शन ठीक है इसका. नंबर जो है ये भी आपने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपने नहीं करना. ठीक है. आगे मैन वाला आर्टिकल जो सेक्शन 10 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखनी है. मैन वुमेन, मैन एंड वुमेन, इसको डिफाइन करता है. मैन और वुमेन क्या है. द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, ये आपने फ्रेज याद कर लेना, a male human being of any age. ठीक है ना. The word woman denotes a female human being of any age. ठीक है ना. मेल मतलब के मैन मतलब के मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज. वुमन क्या मतलब है, अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज. ठीक है ना. आगे चलते हैं, अब इसी का हम कर लेते हैं. वुमन द वर्ड मैन डिनोट्स क्या है जी. यहाँ पे सॉरी ये पूरा वर्ड आना था, एक मिनट. उसने कहा मैन वुमेन, द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज आएगा. यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा है तो डिनोट्स करता है ना मैन, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, ये करेगा ना. फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज तो नहीं ना करेगा. यहाँ पे इसका जो है ना ले लेते हैं हम इधर लगाने के लिए. फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज क्या आ जाएगा, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज. ये दोनों ऑप्शन ठीक नहीं है. इसका पर्सन कर रहे हैं. ठीक है, पर्सन ऑफ एनी एज, तो मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज आएगा. ठीक है ना, ये आपने इसमें देख लेना है. आगे जी पर्सन जो है, पर्सन किसको डिफाइन कर रहा है. पर्सन, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, इसमें कोई भी कंपनी शामिल है. ठीक है ना, इसमें कोई भी एसोसिएशन शामिल है, और इसमें बॉडी ऑफ पर्सन, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है. वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो. ठीक है. द वर्ड
डैश इंक्लूड्स एनी कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर एनी कॉर्पोरेट पर्सन, आपने वो भी पढ़ा है। यहाँ पे आप लिख दें मेल, नीचे लिख दें आप फीमेल, लिख दें फीमेल। आपने ओवरा भी पढ़ा। द पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन में 3 चीजें आती है, कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। तो फिर क्या होगा, ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक होगा ना आपका, बाकी तो नहीं होगा ना आपका ऑप्शन ठीक, ठीक है ना ये चीज। चले इतने एमसीक्यूज काफी है, ये मैंने आपको करवा दिए। ये आपकी डेमो क्लास समझिए इसको, आगे जो इंशाल्लाह जो भी सेशन ज्वाइन करेगा उसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे हर चीज़, और ये एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।